नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये सही है कि साल 2020 आपदा का साल था, लेकिन ये भी सही है कि 2020 अवसर का साल था। आपदा को कैसे नियंत्रण में रखा जाए और आपदा से जो अवसर उत्पन्न हो रहा है उसमें से कैसे प्रगति की राह निकाली जाए, और वहीं से तय होता है कि कौन होगा इस साल का मैन ऑफ द ईयर। और अब तो अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी के सर्वे ने ये मुहर लगा दी है और कह दिया है कि दुनिया भर के तमाम नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के इस काल में भी सबसे लोकप्रिय रहे। मानव इतिहास के संभवतः सबसे कठिन साल की परीक्षा में प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन का मूल्यांकन हो चुका है। पिछले साल की उनकी उपलब्धियों की बुनियाद पर 2021 की चुनौतियां भी टिकी हैं। एक सर्वे हमने किया जिसमें जनता ने अपना मत देकर बताया कि कौन है साल 2020 का सबसे तेज राजनेता। 2020 का सबसे तेज राजनेता आज तक के दर्शकों ने एसएमएस पोल के जरिए अगर किसी को चुना होगा तो हमारी दृष्टि में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ। और यही है इस साल के सबसे तेज राजनेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ऐसे नेता है कि जिनको देश के सिवा कुछ नहीं और देश ही सब कुछ है। तो इसलिए देश के बारे में आगे बढ़े देश, न्यू इंडिया आत्मनिर्भर हो, न्यू इंडिया एक दुनिया का विशेष अग्रसर देश हो, उसके लिए वो लगातार मेहनत करते हैं। इतने नए काम 6 साल में किए हैं, वो आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि ये देश को पता है लोगों को कि जो उनकी दृष्टि है और जो कार्यक्रम करने की ऊर्जा है उसी से देश आगे बढ़ेगा और आने वाले 10 साल में देश विश्व की दूसरी तीसरी महाशक्ति बनेगा। ये आज निश्चित हो गया, इसलिए लोगों की पसंद करेक्ट है। एक सर्वे साल 2020 ने खुद किया कि कैसी कैसी आपदाएं विपदाएं आई, कैसे उनसे निपटने की कोशिशें की गईं, क्या उनका नतीजा रहा। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने तो पिछले एक साल में पीएम मोदी को दुनिया में सबसे लोकप्रिय करार दिया है। विश्व का और कोई नेता उस सर्वे में उनसे मुकाबला ही नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकन रिसर्च फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने विश्व के सभी नेताओं में श्रेष्ठ माना है। हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। ये चुनाव विभिन्न मुद्दों और कोविड-19 के दौरान प्रबंधन के आधार पर किया गया है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से लोगों का भरोसा सरकार में बढ़ रहा है। सर्वे का ये परिणाम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 चुने गए हैं। जो नवीनतम सर्वे आए हैं, जो वैश्विक स्तर पर नेताओं के कार्यकाल के दौरान जनता में उनकी छवि कैसी है, इसके बारे में अपना सर्वे और रिसर्च करती हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। भारत का सामर्थ्य दुनिया में छा जाए, इसके लिए ये उत्तम कालखंड आया है। 2020 के अहम पड़ावों को पार करेंगे और बताएंगे कि किस कसौटी पर चुना मैन ऑफ द ईयर। हमारा सफर किसान आंदोलनों के उस मैदान से होकर जाता है जहां से उठते सवालों के जवाब शायद इस साल ही मिल सकेंगे। बर्फ कहीं ना कहीं
तीनों मंत्रियों ने लंगर हमारे साथ खाया है। पर अब पिघली है। मैं आपको पहले ही बताया कि बात सद्भावनापूर्ण तरीके में हुई है, पूरी बात सद्भावनापूर्ण तरीके से हुई है, तभी वो 2 कानून वापस लेने के लिए बात हो गई है और अगले 2 कानून मुझे लगता है 4 तारीख की मीटिंग में वापस हो। 2020 के खाते में प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही वो कोशिशें जरूर शामिल हैं जिनकी वजह से बेहद बिगड़ी बात के बावजूद संवादों का सिलसिला जारी रहा और तमाम कानूनों पर अड़े रहने वाली सरकार किसानों को समझाती रही, नरम रही, लचीला रुख रखा। पिछला पूरा साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियों से भरा रहा था। दिक्कत ये थी कि मुश्किलें न एक थी न एक जैसी थी और दबाव ये था कि एक साथ कई मुश्किलें सामने आ रही। 2020 नई परंपराओं और नई स्थापनाओं के संकल्प के साथ शुरू हुआ था। पहली बार नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर देश के वीर जवानों को प्रधानमंत्री ने नमन किया था, लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द पूरे देश को एक साथ एक वायरस के खिलाफ वॉर में शामिल होना पड़ेगा। फरवरी में नमस्ते ट्रंप तक देश में चिंताएं तो बढ़ी, लेकिन मार्च में कोरोना चुनौती बनकर सामने आ खड़ा हुआ। टेस्टिंग के लिए तब देश में सिर्फ एक लैब थी। वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, यहाँ तक कि मास्क के लिए देश विदेशी मदद पर निर्भर था। कोरोना एक ऐसी आपदा थी जिसने सारे विश्व को दो चार किया, भारत को भी दो चार किया, लेकिन ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि थी, उनकी विजन थी, जो प्री एम्प्टिव उन्होंने कुछ कदम उठाए, जैसे कि अर्ली लॉकडाउन 25-26 मार्च से, जब बहुत से प्रश्न भी किए गए कि इस प्रकार के लॉकडाउन की इतनी जल्दी आवश्यकता थी भी कि नहीं, यूरोप के देशों को भी नहीं समझ आया, लेकिन उसका ये परिणाम है कि आज 135 करोड़ की जनता के बावजूद विश्व ये मानता है कि भारत कोरोना का मुकाबला करने में अधिक सक्षम रहा तुलना में उन देशों की जहां जनसंख्या कम थी, साधन शायद ज्यादा थे। दुनिया के कुछ देश लॉकडाउन लगा चुके थे, लेकिन अन्य देशों और भारत में बड़ा अंतर था। 1.25 अरब की घनी आबादी, विभिन्न मत, संप्रदाय और जीवन शैली सब एक साथ कैसे बंद हो? संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सब कुछ तुरंत बंद करना जरूरी था और पीएम ने कड़ा फैसला लिया, हालांकि थोड़े से रिहर्सल के साथ, और 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जनता कर्फ्यू एक प्रकार से हमारे लिए, भारत के लिए एक कसौटी की तरह होगा। ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। इसके बाद 24 मार्च की रात से पूरे देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। ये अप्रत्याशित था। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। कोरोना से जंग तो दुनिया लड़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस लड़ाई को भारत में आंदोलन बना दिया। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे, प्रधानमंत्री ने वो लोगों को कोरोना की गंभीरता समझाने में लगाए। जब देश का धैर्य टूटता दिखता था, वो बिग बॉस की तरह एक नया टास्क जनता को दे देते। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ब्राजील समेत कई देश जब अर्थव्यवस्था के कारण आंशिक लॉकडाउन लगाने में भी घबरा रहे थे, प्रधानमंत्री ने पूरे देश में न सिर्फ लॉकडाउन लगाया, बल्कि देश को एकजुट भी किया और मेडिकल उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए सारे रास्ते खोले। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट कोरोना से लड़ाई में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का सर्वे कर रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों के बीच प्रधानमंत्री मोदी सबसे बहुत आगे हैं। उनको 55 अप्रूवल रेटिंग्स मिले। तुलना में ऑस्ट्रेलियाई पीएम को 27 और मेक्सिको के प्रेसिडेंट को 29 अप्रूवल रेटिंग्स हैं। वो भारत के मुकुटमणि तो हैं ही, लेकिन आज हमारा सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल रेटिंग में एक बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर हैं। दुनिया के बाकी नेता उनसे बहुत पीछे हैं। भारत माता के सपूत ने भारत माता के भाल को भी गर्व से उन्नत किया है। आज संसार के सबसे कदावर नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता
और कई वर्षों से विश्व इस बात को मानता है, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि आंकड़ों का युग है, एविडेंस बेस्ड युग, तो भिन्न भिन्न सर्वेज जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हैं, जिनमें भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, वो भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खूबी और गुण ये है कि प्रत्येक संकट के बाद वो और ऊंचे कद के साथ बाहर निकल करके आए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने में भारत सफल रहा और भारत की 135 करोड़ की आबादी पूरी तरह सुरक्षित रही। जब हम लोग अप्रूवल रेटिंग की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के अन्य राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में प्रधानमंत्री मोदी जी को जो समर्थन मिला है वह कई ज़्यादा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी का 74% समर्थन रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति को 46%, अमेरिका के राष्ट्रपति को 41% और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को 39% समर्थन मिला है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। श्री मोदी ने हर राज्य से खुद को जोड़ा, दुनिया के लगभग हर मंच से संवाद स्थापित किया। लॉकडाउन के चरण बढ़ गए और देश कोरोना के खिलाफ एक साथ लड़ता चला गया। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व की भी ताकत थी। आज भारत अपनी वैक्सीन भी बना रहा है और दुनिया भर के लिए उत्पादन भी कर रहा है। जनवरी 2020 में एक टेस्टिंग लैब थी, अब 2165 है। लगभग 10 लाख लोगों की डेली जांच हो रही है। भारत पीपीई किट, वेंटिलेटर्स, मास्क दुनिया को दे रहा है। दलगत राजनीति और मन भिन्नता से परे महासंकट के समय उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधे रखा, जिसकी सराहना दुनिया ने की। कोरोना के समय दिक्कत सिर्फ ये नहीं थी कि एक महामारी से लड़ना है, बल्कि दिक्कत ये भी थी कि कैसे लड़ना है, कैसे इतनी बड़ी आबादी को अनुशासित करना है। और लॉकडाउन की वजह से जो और मुश्किलें खड़ी हो रही थी अर्थव्यवस्था की, वो तो अपनी जगह पर थी ही, लेकिन इसके साथ ही सरहद पर एक और चुनौती थी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेना ने अतिक्रमण कर दिया। 37 साल बाद वहां पर खून बहा था और एक युद्ध सी स्थिति ने जन्म ले लिया था। पहली चुनौती थी अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा। दूसरी चुनौती थी चीन को करारा जवाब, और तीसरी चुनौती थी युद्ध को टालना। इन चुनौतियों में भी एक विरोधाभास था। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। चीन के सैनिकों ने 14 जून की रात गलवान में अपनी मर्यादाओं की लकीर पार करने की कोशिश की, तो भारत के 20 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। भारत के जवाब का पहला सिरा सैन्य था। भारत ने चीन के डिप्लॉयमेंट को मैच किया। चीन जितनी सेना लगाता, भारत उसके बराबर तैनाती करता। जल थल नभ हर जगह चीन की आंखों में आंखें डाल दी गई। भारतीय सेना ने रणनीति के तहत
ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा रखा ताकि चीन की किसी भी हरकत पर नजर रखते हुए इसे नाकाम किया जाए। भारतीय शौर्य को देख चीनी सेना दहशत में आ गई। वो दहशत आज भी कायम है। जवानों के शौर्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीतियों को आर्थिक और सामरिक तौर पर भी घेरा। चीन पर आर्थिक स्ट्राइक की गई। 3 चरणों में चीन के 220 ऐप्स को बैन किया गया, जिसके बाद अमेरिका ने भी ऐसा किया। चीन के साथ व्यापारिक और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कई करार रद्द किए गए। चीन से आने वाले गैर जरूरी सामानों पर टैक्स बढ़ाया गया। इसके साथ ही चीन पर सामरिक दबाव बनाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप का हिस्सा बना, जिसके चलते चीन की घेराबंदी आसान हुई। चीन पर कूटनीतिक स्ट्राइक भी की गई। भारत ने चीन के विस्तारवाद को इतनी अच्छी तरह परिभाषित किया कि अमेरिका में ट्रंप के बाद जो बाइडेन भी भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर नंबर 1 मान रहे हैं। बौखलाया चीन दुनिया में अलग थलग है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के भारत में दखल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, जिस पर देश धीरे धीरे चल निकला है। चीन से निपटने के लिए कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल किया गया, आर्थिक प्रहार किए गए, लेकिन इसके साथ ही सैनिकों के बीच जाकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी। पर यह भी एक हकीकत है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिस्थितियां अभी भी सुलझ नहीं पाई हैं। ये एक अधूरी चुनौती है जिसका सामना प्रधानमंत्री मोदी को इस साल भी करना है। इसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। चीन की तरफ से रोज उसका मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत को 1962 के हालात याद कराता था। रोज युद्ध की धमकियां दे रहा था। सोचा था भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख की सीमा पर खड़े होकर चीन को जो चेतावनी दी, उसे बीजिंग भूल नहीं पाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। और ये तस्वीर न सिर्फ चीन बल्कि उसके पिछलग्गू पाकिस्तान के लिए भी थी, जब दीपावली पर पीएम मोदी जवानों के बीच जैसलमेर पहुंचे। ये तस्वीर उस बात की प्रतीक थी कि भारत नया भारत है, जो हर चुनौती से लड़कर जीतने में सक्षम है। चीन ने बहुत आपत्ति जताई एलओसी से लगे भारतीय इलाकों में भारत के सड़क निर्माण पर, बहुत धमकियां दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साफ था कि न काम रुकेगा, न चीन की धमकी का असर होगा। मनाली लेह अटल सुरंग का उद्घाटन उनकी दृढ़ता का ही प्रतीक है। मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन
समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। ये सुरंग हर मौसम में भारत के साथ लेह लद्दाख को जोड़े रहेगी और आपात या युद्धकालिक स्थितियों में वहां तक पहुंचना भी बहुत आसान रहेगा। चीन को यह सुरंग खल रही होगी, उससे भी ज्यादा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के हौसलों पर उसे खींच होगी। 2020 में बहुत कुछ रुक गया, लेकिन राजनीति नहीं रुकी। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जो संग्राम था वो सड़क से ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आया। यह आशंका थी कि चुनाव कैसे होंगे, लेकिन चुनाव हुए और सफलतापूर्वक हुए। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव से लेकर बिहार के विधानसभा चुनाव तक एक ही नाम की चमक नजर आई। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके बंगाल को विकास के रास्ते पर 2020 ने 2021 में ही पश्चिम बंगाल के संग्राम का बिगुल बजा दिया। मोदी ब्रांड को लेकर उनके सिपह सालारों ने डेरा डाल दिया है। पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रचार की आवाजों में मोदी नाम सुनाई दे रहा है। तय है कि मोदी नाम पर ही चुनाव होगा और यही केंद्र की सत्ता में 7वां वर्ष गुजारने के बाद इस नाम की प्रासंगिकता है, जो 2020 में भी चरम पर रही। आजादी के 70 साल बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए। धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव थे। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उनके वादों का विकास पत्र लेकर चुनाव में कूदी। 74 सीटें जीतकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी। ये जीत जम्मू कश्मीर में ब्रांड मोदी की जीत मानी गई। अनुच्छेद 370 हटाने के उनके फैसले की जीत मानी गई। आज आपने जिन युवाओं को चुना है, वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना। जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने यह भी दिखाया है कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। केवल चुनावी जीत ही नहीं, प्रधानमंत्री ने इसमें नैतिक जीत भी तलाशी और विरोधियों पर तंज कसा। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। हैदराबाद नगर निगम के चुनावों में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लेकर उतरी और पहले की 4 सीटों के मुकाबले इस बार 48 सीटों पर कमल की। केरल के निकाय चुनावों में भी बीजेपी के पास मोदी नाम और मोदी का काम था। कम्युनिस्ट सरकारों के सबसे मजबूत गढ़ में भी यह नाम चला और बीजेपी ने 1800 वार्ड्स में जीत हासिल की। हालांकि पार्टी के लिए चिंता का सबब यह रहा कि उसने अपने 600 पुराने सीट गंवा दिए। कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए। एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ये हमको समझना है। ये शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, ये गांवों का चुनाव था, ये जिला परिषद का चुनाव था, ये बीडीसी का चुनाव था, ये किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था।
और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है। 2020 में पीएम मोदी की सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक था बिहार का चुनाव। नीतीश राज के 15 साल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और तेजस्वी के नेतृत्व में युवा चुनौती। मोर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाला और पहले एंटी इनकम्बेंसी को शब्दों से काटा। अतीत के तथाकथित जंगल राज की किताब जनता के सामने खोलकर तेजस्वी के 10 लाख रोजगार जैसे वादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। जिस बाजी में सारे चुनावी पंडित एनडीए के लिए जीत मुश्किल दिखा रहे थे, वो बाजी जीतकर सारे पासे ही पलट दिए प्रधानमंत्री मोदी ने। बिहार में फिर एनडीए सरकार लौटी। 2020 की राजनीतिक किताब अगर अलग से लिखी जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वजूद को तहस नहस करने के बीजेपी के विश्वास के पीछे की वजह भी साफ होगी। एक भावुक दिन है, एक भावुक दिन इसलिए है क्योंकि जिस संगठन में, जिस परिवार में मैंने 20 साल बिताए हैं, शांत रहो भैया। मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरी प्रण और मेरा संकल्प के साथ एक एक पसीना का बूंद मैंने वहां छिटका है, उस सबको छोड़कर मैं अपने आप को आपके हाथों हवाले कर रहा हूं। उपचुनावों में शानदार जीत मिली तो उसे भी ब्रांड मोदी के चमक पर भरोसे के तौर पर ही देखा गया। ये करिश्मा उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भी जारी रहा। एक तरफ जहां मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरे साल के बाद भी अध्यक्ष की कुर्सी के दावेदार को तलाशने में उलझी रही, मध्य प्रदेश राजस्थान की उठापटक रही, दूसरे विपक्षी दल भी अपने खोल में सिमटे रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद और उनका नाम सियासत के आसमान पर लगातार गतिशील रहा। प्रधानमंत्री मोदी की एक और बड़ी सफलता ये रही कि कोरोना के कारण, उसके वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण भी किसी भी तरह के कामकाज को, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स थे, जो विकास के काम थे, उस पर ब्रेक उन्होंने नहीं लगने दिया। वहां पर काम निरंतर जारी रहा। ये तस्वीरें ही 2020 का दस्तावेज है और इन दस्तावेजों पर प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति की मुहर साफ साफ दिखती है। जब चरम पर कोरोना संक्रमण देश को परेशान कर रहा था, जब चीन विवाद देश के माथे पर चिंताओं की लकीरें डाल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी इन सब का जवाब भी देते रहे और देश निर्माण का अपना दायित्व। 2020 में आसमान में गड़गड़ाते राफेल की तस्वीरें उस इच्छा शक्ति का बखान हमेशा करेंगी जिसने तमाम आरोपों और राजनीतिक घेराबंदी के बावजूद राफेल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करा के ही दम लिया। राफेल के होने भर से चीन के खिलाफ भारत का बुलंद आत्मविश्वास 2020 की एक सुखद याद रही। 84 साल बाद कोसी मिथिलांचल को जोड़ने वाला पुल 2020 में सच्चाई बना। इसी 2020 में पीएम मोदी की कोशिशों से देश को किसान रेल मिली, जिसके अंदर दूध सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर बनाए गए। नई संसद की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास। गुजरात के केवड़िया से अहमदाबाद तक की सी प्लेन सेवा भी देश ने देखी और देखा पर्यटन के क्षेत्र में बनता एक नया कीर्तिमान। फिक्स्ड विंग ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पर सी प्लेन्स का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये उड़ान भरता है तो रनवे नहीं, देखिए आप पानी पर किस तरीके से ये फ्लोट करते हुए आगे बढ़ता है और एक तरह से समझिए कि इस फ्लोटर से फिर विंग की ओर वो शक्ति जाती है। अगर हम सरल शब्दों में इसे समझाने की कोशिश करें तब उसके बाद वो आसमान में उड़ान भरता है और इसी तरह की होती है इसकी लैंडिंग भी।
यानी लोगों की जान बचाने के लिए देश के लोगों को बंद रखा गया, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी खुद हर परियोजना से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार चुनकर लोकसभा में पहुंचे थे तो उन्होंने प्रणाम किया था इस भूमि को, और अब नए संसद भवन के भूमि पूजन के भी वो साक्षी बने। यहीं पर उन्होंने भूमि पूजन किया। लेकिन इस साल जो सबसे ज्यादा चर्चा में भूमि पूजन रहा वो रहा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। दीपावली वाराणसी के गंगा तट से पूरी सनातन सभ्यता का प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल हुए तो उस संस्कृति को और विस्तार मिला जो अपनी पहचान के लिए संघर्षरत है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर भी तभी लोग देख पाए कि उसका निर्माण कितना विशाल और विहंगम रूप ले चुका है। जाते हुए साल 2020 के खाते की सबसे यादगार तस्वीरों में यह तस्वीर भी रहेगी जब प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी और यहीं से देश के शत्रुओं और मित्रों के लिए भारत की परंपरा को भी शब्द दिए। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। 2020 एक दुर्गम साल था जिसमें अगले दिन क्या होगा कोई नहीं जानता था। ऐसे में 1.25 अरब लोगों की आकांक्षाओं के साथ राजनीति और धर्म नीति को साधना आसान नहीं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।